नमस्कार। ये हमारा अगला वीडियो क्लास 9th के लिए है, जो कि हम पहले आपको ये अध्याय पढ़ा चुके हैं, दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद जी का, जिसमें मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय आपको बता चुके हैं। साथ में दो बैलों की कथा का सारांश भी आपको हम बता चुके हैं, और हमने ये भी आपको बता दिया था कि आप YouTube के माध्यम से इस कहानी को पढ़ भी सकते हैं। आइए आज हम इसके प्रश्न अभ्यास पर चर्चा करते हैं। प्रश्न अभ्यास पर चर्चा करना आवश्यक हमने इसलिए समझा है क्योंकि अभी सभी छात्रों के पास पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं है और समय चलायमान है, रुक नहीं रहा है, परिस्थितियां विपरीत हैं, इसलिए कोर्स पूरा करना अति आवश्यक है। और इस कोर्स को पूरा करने के लिए हम ध्यान में रखते हुए प्रश्न अभ्यास पर भी चर्चा करेंगे, जिससे आप इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर सकें। खासकर 9th वाले बच्चे ध्यान में ये बात रखें कि अगर उनके पास नई कॉपी उपलब्ध नहीं है तो जो कक्षा 8 की यानी 8th क्लास की जो आपकी कॉपी है हिंदी की, उसमें जो शेष पन्ने बचे हुए हैं, एक ही 2 अध्याय 3 अध्याय तक आपको लिखना है, आप उसी में लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। नई कॉपी खरीदने के लिए आपको बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है, मार्केट जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए इसमें प्रश्न अभ्यास पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है आपका दो बैलों की कथा से कि कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। पहला प्रश्न है कि कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। इस प्रश्न का उत्तर यही होगा कि कांजी हाउस की में पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती है क्योंकि वहां की दीवारें कच्ची हैं और वहां कैद सारे पशु किसी अन्य व्यक्तियों के होते हैं, जो कि समय पर जब उन्हें पता चलता है तो आकर के उन्हें ले जाते हैं, जो वहां का हर्जाना या जुर्माना होता है वो दे करके। इसलिए कोई जानवर भाग न जाए या कोई जानवर गायब ना हो जाए, इस कारणवश कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती है। दूसरा प्रश्न है इस अध्याय से कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। छोटी बच्ची जो थी वो भैरव की यानी गया के भाई भैरव की बेटी थी। उसकी माँ मर चुकी थी, उसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी, बहुत परेशान करती थी, अनेक प्रकार की यातनाएं देती थी। इस कारण से उसका प्रेम जो है वो परिवार के किसी सदस्य पे न पड़ करके उन असहाय बैलों के प्रति उमड़ आया। दूसरा प्रश्न है आपका, तीसरा प्रश्न है कि कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। दो बैलों के माध्यम से जो नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं वो ये बात, सबसे पहली बात है कि किसी के सीधेपन से या उसके सहिष्णुता का लाभ हमें नहीं उठाना चाहिए, या उसकी सहिष्णुता को देखते हुए, उसकी सहनशीलता को देखते हुए उसे हमें बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। दूसरी बात यह आई कि नारी का सम्मान करना चाहिए, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। तीसरी बात यह आई कि प्रत्येक प्राणी को अपने धर्म पर अडिग रहना चाहिए। चौथी बात सामने ये आई कि परास्त हुए शत्रु पर दया भाव दिखाना चाहिए, और अगली के विपरीत समय में या विपत्ति के समय ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। समर्पण का भाव प्रत्येक प्राणी को महान बनाता है। तो जो नीति विषयक मूल्य सामने उभर के आए हैं वो पहला है कि किसी भी व्यक्ति को उसके सीधेपन, सहिष्णुता यानी सहनशीलता के कारण उसे बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। नारी जाति का सम्मान करना चाहिए। तीसरी बात है कि विपत्ति के समय सच्चे मित्र की पहचान होती है। चौथी बात है कि समर्पण का भाव प्रत्येक प्राणी को महान बनाता है। और पांचवी बात है कि परास्त हुए शत्रु पर हमेशा दया भावना दिखानी चाहिए। और छठी अगर बात की जाए तो एकता या एकजुट होकर के हम किसी भी बड़े से बड़े कार्य को कर सकते हैं या किसी को भी परास्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगला कि प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है। गधे के प्रति जो गूढ़ अर्थ हम लोग प्रकट करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर हम अव्वल दर्जे का बेवकूफ कहते हैं, अव्वल दर्जे का बेवकूफ मानते हैं,
तो उसे एक ही बात कहते हैं, मूर्ख कहा जाता है, जो कि उसकी संज्ञा गधे से दी जाती है। जबकि प्रेमचंद जी ने यह बताया है कि गधे के अंदर वो सहनशीलता है, वो सहन शक्ति है कि कितना भी उसे यातना दे दी जाए, कितनी भी उसे परेशान किया जाए, लेकिन वो कभी क्रोध नहीं करता, कभी क्रोध नहीं दिखाता। और यह गुण यानी क्रोध पर विजय प्राप्त करने का गुण जो है वो चरम सीमा पर ऋषि मुनियों में देखे जाते हैं, जो कि गधे में पाए जाते हैं। इसीलिए उसके प्रति जो रूढ़ अर्थ है मूर्ख, उस मूर्ख का प्रयोग ना करके उसको महान बताया है, यानी ऋषि मुनियों में पाया जाने वाला क्रोध पर विजय प्राप्त करने वाले गुण से उसकी तुलना की गई है। इसलिए उसको रूढ़ अर्थ मूर्ख ना प्रकट करके ऋषि मुनियों के गुण उनमें दिखलाए हैं मुंशी प्रेमचंद जी। अगला प्रश्न है कि किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। ऐसी कई घटनाएं हैं। ऐसी पहली घटना है कि जब दोनों एक साथ भोजन करते हैं तो एक साथ नाद में मुंह डालते हैं, एक साथ नाद से मुंह हटाते हैं, एक खाना बंद कर देता तो दूसरा भी खाना बंद कर देता है। और हल में चलते समय दोनों ये ध्यान रखते हैं कि किसी पर जो है बल ना पड़े। एक हीरा और मोती दोनों एक दूसरे को यही चाहते हैं कि हीरा के सारे जो है, जो हीरा को जो बल लगाना पड़ता है वो बल हम लगा लें। जब एक बार जब रास्ते में उसे सांड से सामना उसका होता है, विशालकाय जीव से सामना होता है, तो दोनों एक साथ मिल करके जो है उसका सामना करते हैं और उसको परास्त कर देते हैं। साथ ही जब झोरी का जो साला गया उनको लेकर के जाता है तो दोनों एक साथ रस्सियां तोड़ करके वापस आते हैं। ऐसे कई प्रसंग आए हुए हैं जिनसे यह पता चलता है कि हीरा और मोती दोनों में गहरी दोस्ती थी। अगला छठा प्रश्न है, हम लिख रहे हैं, इनको मिटा दें एक बार, इनको फिर से आप रिवाइज कर लीजिए। पहला प्रश्न है कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है। दूसरा प्रश्न है छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। तीसरा प्रश्न है कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। चौथा प्रश्न है प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है। पांचवा प्रश्न है किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो ये थे 5 प्रश्न। अभी इसके बाद के जो प्रश्न है उसको हम लिखने जा रहे हैं, इसको मिटा करके। इन प्रश्नों को आप थोड़ा थोड़ा वीडियो चला करके रोक करके भी नोट कर सकते हैं। और अगर आपके पास पाठ्य पुस्तक उपलब्ध है तो कोई बात नहीं, हम तो इसलिए बना रहे हैं कि जिसके पास पाठ्य पुस्तक अभी नहीं उपलब्ध है वो भी जो है अपना कोर्स कंप्लीट करते चले। अगला छठा प्रश्न है लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। मना है, यह भूल जाते हो। लेखक ने हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति किस सामाजिक विडंबना को इंगित किया है। माध्यम से स्त्री के प्रति किस सामाजिक विडंबना को इंगित किया है। ये छठा प्रश्न था कि लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। हीरा जो है
का यह कथन है, मोती से कहता है कि स्त्री जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। इस कहानी से यह पता चलता है कि प्रेमचंद जी अपने कहानी के माध्यम से उस समय के नारी के सम्मान को जो है उभारा है अपनी कहानी में, कि उस समय भी नारी को या स्त्री को जो है सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। और नारी एक ऐसी शक्ति है कि जो अपने आप को अनेक रूपों में ढाल करके और परिस्थितियों का सामना करती है और उस अपने उत्तरदायियों का निष्ठा से निर्वाह करती है। इसीलिए नारी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। और यह समाज भले ही पुरुष प्रधान है, हम लेकिन फिर भी जो है श्रद्धा, त्याग और बलिदान और प्रेम की साकार मूर्ति जो है वो नारियों में देखी जाती है, स्त्रियों में पाया जाता है। इसीलिए जो है इस कहानी में स्त्री को सम्मान की दृष्टि से देखा गया है कि प्राचीन समय में भी स्त्री को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था और इस समय भी नारी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ठीक, अगला 7वां प्रश्न है कि किसान जीवन वाले समाज में, 7वां प्रश्न है कि किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। तो ये बात ये है कि जो किसान जीवन वाले जो समाज है वो इसमें किसान अपने पशु को अपने संतानों से ज्यादा प्रेम करता है। और जब किसान पशु के साथ आत्मीयता का व्यवहार करता है तो पशु भी किसान के साथ आत्मीयता का व्यवहार करते हैं। और यह कहा भी गया है कि हम जिसके बारे में जैसा सोचते हैं वो व्यक्ति हमारे बारे में ऐसा सोचता है, यह क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है। इसलिए जो किसान समाज था वह अपने पशुओं को अपनत्व के भाव से देखता था और पशु भी उसे अपना सर्वस्व समझते थे। अगला प्रश्न है कि इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। 8वां प्रश्न है कि इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वह सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। तो 8वां प्रश्न फिर से एक बार हम रिवाइज करते हैं कि इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वह सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। तो मोती की विशेषताएं यह थी कि उसमें परोपकार की भावना है और वह विपत्ति में फंसे हुए प्राणियों की मदद करने में विश्वास रखता है और वह आशावादी है। उसे यह विश्वास है कि उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्य का परिणाम भी अच्छा होगा।
और यह प्रत्येक प्राणी का जो है भाव होना चाहिए, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो, कि उसके अंदर परोपकार की भावना होनी चाहिए, क्योंकि परोपकाराय सताम भूतया, परोपकार करना ही हमारा कर्तव्य है। अगला 9वां प्रश्न है, इसको हम मिटाते हैं, एक बार पुनः पढ़ देते हैं कि लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। लेखक ने हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति किस सामाजिक विडंबना को इंगित किया है। 7वां प्रश्न है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। 8वां प्रश्न है कि इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वह सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। अब अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न है, तो आइए 9वां प्रश्न हम देख लेते हैं। नौवां प्रश्न है कि कुछ पंक्तियां हैं उनके भाव स्पष्ट करना है, तो लिखा है भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट कीजिए में पहला या आशय स्पष्ट कीजिए। पहला है का है कि अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। ये पहला है, इसका भाव स्पष्ट करना है या आशय स्पष्ट करना है कि अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो सबसे बड़ी गुप्त शक्ति यह थी कि हीरा और मोती मूक भाषा में अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। वे बिना कहे एक दूसरे के भाव को समझ जाते थे, विचार को समझ जाते थे। हमेशा साथ रहने के कारण दोनों में गहरी दोस्ती थी और दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जान और समझ लिया था। प्रेम और आत्मीयता घनिष्ठता के गुण के बल पर वे एक दूसरे की मन की बात जान लेते थे। यही उनकी ऐसी शक्ति थी जिसके कारण श्रेष्ठ जीव मनुष्य भी उनसे पिछड़ गया। अगला दूसरी पंक्ति है कि एक रोटी से उनकी भूख क्या शांत होती। इसका खा है कि एक रोटी से उनकी भूख क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। एक रोटी से उनकी भूख क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यह अगली पंक्ति है खा है। इसमें बताया गया कि एक रोटी जब वो छोटी बच्ची भैरव की बेटी लेकर के आती है, उनको खिलाती है, तो उस खिलाने वाले के प्रति जो है उसके अंदर प्रेम था, सहानुभूति की भावना थी। और सहानुभूति का सहारा मिलने पर प्राणी बड़े से बड़े दुख को भूल जाता है। जब भैरव की बेटी भूख से व्याकुल हीरा और मोती को एक एक रोटी खिलाती है, तो इस सहानुभूति को पाकर उनकी आत्मा प्रसन्न हो जाती है और आनंद भूति के बल पर वो स्वयं को तृप्त अनुभव करते हैं, यानी उन्हें ऐसा लगता है कि वो भोजन से तृप्त हो गए हैं। तो इसका मुख्य कारण यह है कि सहानुभूति और प्रेम, यदि व्यक्ति को प्रेम और सहानुभूति से कोई थोड़ा भोजन कराया जाए, तब भी वो तृप्त होने का यानी भरपेट भोजन का जो है आनंद प्राप्त कर लेगा। क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है प्रेम।
ठीक। तो उस प्रेम से, उस सहानुभूति से जब वो बेटी, उसकी छोटी बेटी रोटी खिलाती है तो दोनों को जो है आनंद की अनुभूति होती है, सारे दुख और सारे कष्ट भूल जाते हैं। यही इस पंक्ति का आशय है। तो इस प्रकार से प्रश्न और इसमें है जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी एमसीक्यू टाइप का है, तो उसको आपको जो है लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल ये जो फर्स्ट से लेकर के 9 तक जितने प्रश्न दिए गए हैं, इनको आप एक बार जो है पढ़ लीजिएगा और इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिएगा, इनके आंसर नोट कर लीजिएगा, जिससे आपके कोर्स कंप्लीट हो जाए। अक्सर बार बार बच्चे जो है कमेंट करके पूछते हैं कि सर कॉपी बनाना स्टार्ट कर दें या लिखना शुरू कर दें, कैसे लिखें। आपको मैं बार बार यही बताता हूं कि आपके पास अगर नई कॉपी उपलब्ध नहीं है, मार्केट जाने की आवश्यकता नहीं है। आप पुरानी कॉपी में पीछे जो भी पेज बचे हुए हैं, अक्सर कॉपियों में पेज बचते हैं और बचे होते हैं, अच्छे खासे पेज होते हैं, उन्हीं में आपको नोट करना है, जिससे कोर्स आपका कंप्लीट होता चले। समय अभाव के कारण ऐसी बातें आपको बताई जा रही हैं कि समय विपरीत है, समय धीरे धीरे बीत रहा है, कब से पढ़ाई स्टार्ट हो ये कोई अभी आशा नहीं की जा सकती है। इसीलिए इसी चैनल के माध्यम से ही आपका कोर्स कंप्लीट होगा। जब हम आप समक्ष होंगे तो केवल एक बार यही करना होगा कि सारे अध्याय को एक बार रिवाइज कराएंगे सरसरी निगाह में, फास्ट तरीके से, जिससे आपका कोर्स जो है कंप्लीट हो जाए। अगले वीडियो में हम आपको व्याकरण से नया टॉपिक पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।